हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो रहने वाली है स्टीफन हॉकिंस की फेमस बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उसका चैप्टर 1, आवर पिक्चर ऑफ यूनिवर्स, पार्ट 2। फ्रेंड्स, पार्ट 1 में आपने देखा कि किस तरह से स्टीफन हॉकिंस समझाते हैं कि फ्रॉम अरिस्टोटल के जियोसेंट्रिक मॉडल से हम हीलियोसेंट्रिक मॉडल तक आए, और उसके बाद किस तरह से इवॉल्व, मतलब अपने यूनिवर्स को लेकर, समझ को लेकर किस तरह से हमने उसको इवॉल्व किया, और फाइनली हम हबल्स तक आ चुके हैं और अपने यूनिवर्स के एक्सपेंशन को समझा है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का जो बेसिक थीम रहने वाला है, फ्रेंड्स, वो रहने वाला है कि एक साइंटिफिक थ्योरी क्या होती है, कि हमारी अप्रोच यूनिवर्स को समझने को लेकर क्या है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, क्या हम एक कंप्लीट यूनिफाइड थ्योरी बना सकते हैं, इस दिशा में हम क्या काम करने वाले। एक्चुअल में बुक का मेजर थीम ही यही है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी फिजिकल थ्योरी हमेशा प्रोविजनल होती है, इस सेंस में कि ये एक सिर्फ हाइपोथेसिस है, आप कभी इसे प्रूव नहीं कर सकते। कितनी भी बार एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स के थियरी से एग्री करें, आप कभी श्योर नहीं हो सकते कि अगली बार रिजल्ट उस थियरी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा। दूसरी तरफ आप एक थियरी को डिसप्रूव कर सकते हैं अगर एक भी ऑब्जर्वेशन जो थियरी की प्रेडिक्शन से डिसएग्री करता हो, ऑब्वियस है। जैसे फिलोसोफर कार्ल पॉपर ने एम्फेसाइज किया कि एक अच्छी थियरी कुछ प्रेडिक्शंस करती है जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू डिसअप्रूव या फॉल्सिफाइड हो भी सकती है। हर बार जब नए एक्सपेरिमेंट्स थियरी के प्रेडिक्शन से एग्री करते हैं, थियरी सर्वाइव करती है और हमारा कॉन्फिडेंस थियरी में बढ़ता है। लेकिन अगर कोई भी न्यू ऑब्जर्वेशन डिसएग्री करता मिलता है, तो हमें थियरी या तो अबेंडन करनी पड़ती है या फिर मॉडिफाई करनी पड़ती है। लेकिन आप हमेशा उस साइंटिस्ट या उस इंसान को क्वेश्चन कर सकते हैं जिसने वो ऑब्जर्वेशन किया है, माइट भी उसने वो गलत किया हो। प्रैक्टिकल में अक्सर यही होता है कि एक नई थियरी डिराइव की जाती है जो पहले वाली थियरी का एक्सटेंशन होता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, मरकरी यानी बुध ग्रह की जो ऑब्जर्वेशन है, वो कभी भी थियरी ऑफ न्यूटन यानी न्यूटनियन थियरी फॉर ग्रेविटी से एग्जैक्ट मैच नहीं था, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस थे। लेकिन आइंस्टाइन थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ने न्यूटन थियरी से थोड़ा सा अलग मोशन प्रोडिक्ट किया, और ये फैक्ट है कि आइंस्टाइन की प्रिडिक्शन ऑब्जर्वेशन से मैच कर गए लेकिन न्यूटन के नहीं की। ये नई थियरी के क्रूशियल कंफर्मेशन में से एक थी। पर फिर भी हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए न्यूटनियन थियरी को ही यूज करते हैं, क्योंकि जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और न्यूटनियन थियरी ऑफ ग्रेविटी में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। और स्पेशली उन सिचुएशंस में जिनसे हम नॉर्मली डील करते हैं, और वैसे भी न्यूटनियन थियरी कंपैरेटिवली आइंस्टाइन थियरी के मुकाबले थोड़ा इजी है। फ्रेंड्स, आखिर साइंस का गोल क्या है? यही ना, कि एक सिंगल थियरी प्रोवाइड की जाए जो पूरे यूनिवर्स को डिस्क्राइब करे। लेकिन ज़्यादातर साइंटिस्ट जो अप्रोच फॉलो करते हैं वो प्रॉब्लम्स को दो पार्ट में बांटती है। पहला ये कि लॉज जो बताते हैं कि यूनिवर्स किस तरह से टाइम के साथ चेंज होता गया। दूसरा क्वेश्चन है यूनिवर्स के इनिशियल स्टेट का। कुछ लोग मानते हैं कि साइंस को सिर्फ पहले पार्ट से कंसर्न होना चाहिए। वो इनिशियल सिचुएशन को मेटाफिजिक्स या रिलीजन का मैटर मानते हैं। वो कहेंगे कि गॉड, जो कि ओमनीपोटेंट है, यूनिवर्स को किसी भी तरीके से शुरू कर सकता था, लेकिन शायद सही भी हो सकता। लेकिन उस केस में यूनिवर्स को कंप्लीटली आर्बिट्रेरी तरीके से डेवलप किया जा सकता था। पर फिर भी ऐसा लगता है कि गॉड ने इसे कुछ स्पेसिफिक लॉज के अकॉर्डिंग ही इवॉल्व करने के लिए चूज किया है। इसलिए रीजनेबल लगता है कि इनिशियल स्टेट को भी कुछ लॉज गवर्न करते हो, जैसे कि बिग बैंग। फ्रेंड्स, थियरी को डिराइव करना जो पूरे यूनिवर्स के बारे में डिस्क्राइब करे, ये बहुत मुश्किल होता है। इसकी बजाय हम प्रॉब्लम को बिट्स एंड पीसेस में ब्रेक करते हुए और एक नंबर ऑफ पार्शियल थियरीज को इन्वेंट करते हैं। इनमें से हर एक प्रैक्टिकल थ्योरी एक लिमिटेड क्लास ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिस्क्राइब और प्रिडिक्ट करता है। बाकी क्वांटिटीज के अफेक्ट्स को निगलेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, या उन्हें सिंपली सेट ऑफ नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं इजी कैलकुलेशंस के लिए। हो सकता है कि ये अप्रोच कंप्लीटली गलत हो। अगर यूनिवर्स में सब कुछ फंडामेंटली एक दूसरे पर डिपेंड करता है, तो प्रॉब्लम के पार्ट्स को आइसोलेशन में इन्वेस्टिगेट करके एक फुल सॉल्यूशन के करीब जाना इम्पॉसिबल हो सकता है। फिर भी यही तरीका है जिसमें हमने पास्ट में प्रोग्रेस किया है। क्लासिकल एग्जाम्पल जैसे न्यूटनियन थियरी ऑफ ग्रेविटी है,
जो बताता है कि दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ एक नंबर पर डिपेंड करता है, जो बॉडी के साथ एसोसिएटेड होता है, उसका मास। लेकिन इसके अलावा वो बॉडीज किस चीज से बनी है ये इंडिपेंडेंट होता है। इस तरह से न्यूटोनियन थ्योरी हमें सन और प्लैनेट्स का स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं बताता, बल्कि उनकी ऑर्बिट को कैलकुलेट करता है। फ्रेंड्स, आजकल साइंस यूनिवर्स को दो बेसिक पार्शियल थियरीज के टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स। ये दोनों पिछली सदी की ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स हैं। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स को डिस्क्राइब करते हैं, जो कुछ माइल से लेकर मिलियन मिलियन मिलियंथ ऑफ माइल्स तक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं, जो हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज है। वहीं क्वांटम मैकेनिक्स बहुत छोटे स्केल पर डील करता है, जैसे मिलियंथ ऑफ एन इंच। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों थ्योरीज एक दूसरे के साथ इनकंसिस्टेंट हैं, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकती। आजकल फिजिक्स में एक कोशिश हो रही है, और इस बुक का मेजर थीम भी यही है कि एक नई थियरी की तलाश जो दोनों को इनकॉर्पोरेट कर सके। फ्रेंड्स, क्वांटम थियरी और स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, या फिर कहें क्वांटम थियरी ऑफ ग्रेविटी। अभी तक हमारे पास ऐसी थियरी है ही नहीं, और शायद हम अभी भी उससे बहुत दूर हैं। लेकिन हम ऑलरेडी जानते हैं कि इस थियरी के क्या प्रॉपर्टीज होंगे, क्या होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आगे के चैप्टर्स में हम यही देखेंगे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि एक क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को क्या प्रिडिक्ट करना चाहिए। अब अगर आप मानते हैं कि यूनिवर्स आर्बिट्रेरी नहीं है बल्कि डेफिनेट लॉ से गवर्न है, तो आपको आखिरकार पार्शियल थियरी को एक कंप्लीट यूनिफाइड थियरी में कंबाइन करना होगा, जो यूनिवर्स में सब कुछ डिस्क्राइब कर सके। लेकिन एक फंडामेंटल पैराडॉक्स है, तो ऐसी कंप्लीट यूनिफाइड थियरी की तलाश साइंटिफिक थियरीज के बारे में जो आइडियाज़ हमें डिस्कस किए हैं फ्रेंड्स, वो एज्यूम करते हैं कि हम रैशनल हैं, जो यूनिवर्स को अपने मन चाहे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, और जो हम देखते हैं उसे लॉजिकल डिडक्शन से ड्रॉ करते हैं। ऐसे में ये रीजनेबल लगता है कि हम उन लॉज के करीब बढ़ सकते हैं जो हमारे यूनिवर्स को गवर्न करते हैं। लेकिन अगर सच में एक कंप्लीट यूनिफाइड थ्योरी होती तो हमारे एक्शंस को भी डिटरमाइन करती, और इसलिए थ्योरी खुद ही हम डिटरमाइन करती कि हमारी सर्च का आउटकम क्या होगा, और ये क्यों डिटरमाइन करेगा कि हम एविडेंस से सही कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। ये भी डिटरमाइन कर सकती है कि हम गलत कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें, या फिर कोई कंक्लूजन निकले ही ना, मतलब यूनिवर्स की इवोल्यूशन में हम इसी तरह से इवॉल्व हुए कि हम एक गलत थ्योरी डिटरमाइन करें या फिर कंक्लूजन तक ही ना पहुंचे। इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही जवाब है, जो हम देखते हैं उसे लॉजिकल डिडक्शन से ड्रॉ करते हैं। ऐसे में ये रीजनेबल लगता है कि हम उन लॉज के करीब बन सकते हैं जो हमारे यूनिवर्स को गवर्न करते हैं। एक्चुअल में फ्रेंड्स, इस बुक से अलग है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ये जैसे जैन दर्शन या हिंदू दर्शन में है ना, कि एक हाथी है, उसको 5 या 6 अंधे लोग टटोल रहे हैं। किसी के हाथ में सूंड है, किसी के हाथ में पूंछ है, और किसी के हाथ में पैर है। तो सब अपने अपने अंदाजे लगा रहे हैं कि ये हाथी, मतलब जो जिसे हम जानते हैं कि हाथी, ये हाथी किस तरह का बना हुआ है। तो इसी तरह से डिफरेंट अप्रोचेज है यूनिवर्स को समझने की। लेकिन एक्चुअल में वो तो है तो एक हाथी, यानी कि यूनिवर्स की एक यूनिफाइड थ्योरी तो होनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर सच में एक कंप्लीट यूनिफाइड थ्योरी होती तो हमारे एक्शंस को भी डिटरमाइन करती, और इसलिए थ्योरी खुद ही डिटरमाइन करती कि हमारी सर्च का आउटकम क्या होगा। फ्रेंड्स, ये पूरी फिलोसफिकल लैंग्वेज जो स्टीफन हॉकिंस ने यूज की है, और ये कि क्यों डिटरमाइन करेगा कि हम एविडेंस से सही कैलकुलेशंस तक पहुंचते हैं। ये भी डिटरमाइन कर सकती है कि हम गलत कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर कोई कंक्लूजन ना ही निकले, एवर गोइंग प्रॉब्लम हम सॉल्व करते ही रह जाएं। फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही जवाब स्टीफन हॉकिंस, यानी कि मैं, यानी स्टीफन हॉकिंस दे सकते हैं। वो डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। आइडिया ये है कि किसी भी पॉपुलेशन को सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल और अपब्रिंगिंग में वेरिएशंस होती हैं, जो अलग अलग इंडिविजुअल्स को मिलती हैं। ये डिफरेंसेस का मतलब होगा कि कुछ इंडिविजुअल्स दूसरों से बेहतर हैं सही कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के लिए, अपने आसपास की दुनिया के बारे में और अकॉर्डिंगली एक्ट करने के लिए। ऑब्वियस है, ये इंडिविजुअल्स ज़्यादा लाइकली होंगे सरवाइव और रिप्रोड्यूस करने के लिए, और इसलिए उनका बिहेवियर और थॉट पैटर्न डोमिनेट करेगा। पास्ट में यह ज़रूर सही रहा
कि जैसे हम इंटेलिजेंस और साइंटिफिक थियरी कहते हैं, उन्होंने सर्वाइवल एडवांटेज कन्वे किया है। ये अभी इतना क्लियर नहीं है। हमारी साइंटिफिक डिस्कवरी शायद सबको डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब वैसे अभी कुछ समय पहले मैंने ऐसा कहीं सुना था कि साइंटिस्ट कहीं एक ब्लैक होल भी बनाने के चक्कर में, तो पता लगा पूरी धरती ब्लैक होल के अंदर समा गई। खैर, अगर नहीं भी करती तो एक कंप्लीट यूनिफाइड थियरी हमारे सर्वाइवल चांसेस पर ज़्यादा फर्क नहीं भी डाल सकती है। लेकिन अगर यूनिवर्स के एक रेगुलर वे में अगर यूनिवर्स एक रेगुलर वे में इवॉल्व हुआ है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रीजनिंग एबिलिटीज जो नेचुरल सिलेक्शन ने हमें दी हैं वो वैलिड होंगी हमारी सर्च फॉर कंप्लीट यूनिफाइड थियरी में भी, और गलत कंक्लूजन पर नहीं ले जाएगी, क्योंकि पार्शियल थ्योरीज जो हमारे पास ऑलरेडी हैं वो एक्यूरेट प्रिडिक्शंस बनाने के लिए सफिशिएंट हैं। बिल्कुल सही बात है, एक्सेप्ट इन द मोस्ट एक्सट्रीम सिचुएशंस। सही बात है, कुछ जगह हमें उन्हें फाइन ट्यून करने की जरूरत है। अल्टीमेट थियरी ऑफ यूनिवर्स की सर्च को प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जस्टिफाई करना मुश्किल लगता है। ये नोट करना वर्थ है कि सिमिलर आर्गुमेंट रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के अगेंस्ट भी किए गए थे, और इन थियरीज ने हमें न्यूक्लियर एनर्जी और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक रिवोल्यूशन दोनों दिए हैं। इसलिए कंप्लीट यूनिफाइड थियरी की डिस्कवरी शायद हमारी स्पीशीज के सर्वाइवल में मदद करे या ना भी करे, ये शायद हमारे लाइफस्टाइल को अफेक्ट करे या ना करे, लेकिन सिविलाइजेशन की शुरुआत से लोगों ने इवेंट्स को अनकनेक्टेड और अनएक्सप्लेन्ड रखने में सेटिस्फाई तो कम से कम नहीं होते। हमें आंसर जानने की इच्छा होती है हर चीज़ का। तो फ्रेंड्स, उन लोगों में दुनिया के ऑर्डर को समझने की इच्छा रही। आज भी हम ये जानने की इच्छा रखते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं, हम कहाँ से आए हैं। ह्यूमैनिटी की डीपेस्ट डिजायर फॉर नॉलेज इज जस्टिफिकेशन इनफ फॉर आवर कंटिन्यूइंग क्वेस्ट। हमारा गोल कुछ कम नहीं है, एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनिवर्स जिसमें हम रहते हैं। फ्रेंड्स, फर्दर चैप्टर्स में और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी प्रेजेंटेशन ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करें। आपके कमेंट सजेशंस, कौन सी बुक पर आप मेरी नरेशन चाहते हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।